हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई में। तो चलिए हम लोग अपना जो मुगल टाइम है उसको आगे बढ़ाते हैं, जो कि क्लास 7 का चैप्टर 4 है, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और इसके पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो जा करके चैनल में प्लेलिस्ट बनी है, वहां पर देख सकते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन हम लोग लेंगे कि जहांगीर के शासनकाल के दौरान किस राजकुमार ने विद्रोह किया था। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। पहला ऑप्शन है शाहजहां, दूसरा है खुसरो, तीसरा है दारा शिकोह, चौथा है औरंगजेब। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, यानी कि शाहजहां। तो जो जहांगीर हैं इनके बेटे का नाम था शाहजहां और इन्हीं के द्वारा जो है विद्रोह किया गया था। तो चलिए इसके बारे में कुछ अन्य चीजें देख लेते हैं। तो जहांगीर का सबसे पहले तो हम समय ही देख लेते हैं कि कब से कब तक इनका समय रहा है। तो आप जानते हैं कि 1605 में अकबर की मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो उसी 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद उनके बेटे जिनका नाम सलीम था वो जहांगीर की उपाधि के साथ जो है वो अपनी गद्दी को संभालते हैं और 1605 से लेकर के 1627 तक इनका समय रहता है, ठीक है। कब तक, तो 1627 तक इन्होंने अकबर के जो भी अभियान रहे हैं उनको आगे बढ़ाया और मेवाड़ में जो है वो मतलब कि आक्रमण किया और मेवाड़ के जो सिसोदिया वंश के शासक थे अमर सिंह, उनको अपनी अधीनता स्वीकार करने पर बाध्य किया। यानी कि किनके द्वारा अधीनता स्वीकार की गई, तो मेवाड़ के सिसोदिया वंश के शासक जिनका नाम था अमर सिंह जो है वो जहांगीर की अधीनता स्वीकार करते हैं, ठीक है। आगे आप देखिए कि इन्होंने यानी कि जो जहांगीर हैं इन्होंने सिखों के खिलाफ भी अभियान किया और अहोम जो है असम का जो अहोम साम्राज्य था उनके खिलाफ अभियान किया। दक्षिण भारत में इनके द्वारा अहमदनगर में भी अभियान किया गया, लेकिन इसमें आप देखेंगे कि इन्हें पूर्णतः सफलता नहीं मिलती है, ठीक है। यानी कि आंशिक सफलता ही मिल पाती है, पूरी तरह से ये सफल नहीं होते हैं। आगे आप देखिए कि मतलब कि जो इनका जो अंतिम टाइम चल रहा था, यानी कि जब समय जाने वाला था उस टाइम में आप देखिए कि इनके अंतिम वर्षों में जो इनके पुत्र रहते हैं जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था खुर्रम। क्या नाम था, खुर्रम नाम था। और यही खुर्रम आगे चल करके शाहजहां के रूप में जाने जाते हैं। तो खुर्रम ने जो है विद्रोह किया था और जब इन्होंने विद्रोह किया तो उसको फिर दबाया गया। हालांकि पूरी तरह से कौन ही दबा पाता है अपने बच्चे का विद्रोह। तो इसको आप देखिएगा कि यही हमसे पूछा भी गया था कि इनके टाइम पीरियड में कौन से राजकुमार ने विद्रोह किया था, तो वो खुर्रम थे जिनके द्वारा विद्रोह किया गया था। तो ये सारी चीजें याद रखिएगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं जहांगीर के बारे में जानने के लिए, लेकिन चूंकि हम लोग एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं तो हम लोग एनसीईआरटी में जो भी पॉइंट्स दिए हैं उन्हें ही डिस्कस करेंगे। बाकी हम लोग एक बार फिर से मुगल को जो भी हमने पढ़ाया है, दिल्ली सल्तनत हो या मुगल सल्तनत हो, उन सबको डिटेल में देखेंगे, कई सारी किताबों का मिक्सअप, तो फिर सारे के सारे पॉइंट्स उसमें कवर हो जाएंगे। लेकिन अभी हम लोग एनसीईआरटी से नहीं हटेंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और यहाँ आपसे क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि शाहजहां के शासन काल में निम्नलिखित में से किस राज्य को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया, ठीक है। तो आप देखिए ऑप्शंस हैं बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर या फिर विजयनगर। तो सारे के सारे दक्षिण भारत के राज्य दिए हुए हैं और आपको बताना है कि इसमें किसके द्वारा यानी कि शाहजहां के द्वारा किसको अपने साम्राज्य में मिलाया गया। तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, यानी कि अहमदनगर को। याद रखिएगा दक्षिण भारत में जो राज्य रहे हैं, बीजापुर हो, गोलकुंडा हो, अहमदनगर हो, तो इन सबको ना डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं कि कौन से मुगल शासक ने अपने साम्राज्य में इनको मिलाया था। तो ये जो शाहजहां है इन्होंने किसको मिला लिया है, तो इन्होंने अहमदनगर को अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया है, ऑप्शन सी। चलिए इनके बारे में कुछ अन्य जो पॉइंट्स हैं उन्हें भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो शाहजहां है इनका हम समय देखते हैं, कब से कब तक रहा है। तो 1627 में ये शासक बनते हैं और 1658 तक ये शासन अपना संभालते हैं, ठीक है। इनके द्वारा दक्कन में अभियान किया गया। कहाँ, तो दक्कन में अभियान इनके द्वारा किया गया। और इन्होंने क्या किया, ये आप देखेंगे कि इनके टाइम पीरियड में एक अफगान थे जिनका नाम था अभिजात जहान लोदी, ठीक है। तो एक अफगान थे जिनका नाम क्या था, इनका नाम था
अभिजात जहान लोदी, इनके द्वारा जो है विद्रोह किया जाता है। लेकिन जो शाहजहां हैं वो इन अफगान जहान लोदी मतलब कि जहान लोदी जो हैं इनको पराजित कर देते हैं। ये क्वेश्चंस डायरेक्ट बन सकता है कि जो मतलब कि कौन से अफगान के द्वारा शाहजहां के समय में विद्रोह किया गया था, तो उनका नाम क्या था, अभिजात जहान लोदी। ठीक, आगे हम देखेंगे कि जो है इनके द्वारा जो अहमदनगर अभियान किया गया उसमें बुंदेल जो शासक थे वो पराजित होते हैं और फिर ये जो ओरछा राज्य था, ओरछा, उस पर इनका कब्जा हो जाता है। ठीक है, तो जो शाहजहां हैं इन्होंने किस पे कब्जा किया है, तो ओरछा जो मतलब कि राज्य था उस पर इनके द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। तो हम देखेंगे कि जो शाहजहां है ना, शाहजहां जो है वो उत्तर पश्चिम वाले रीजन पे आक्रमण करते हैं और वहां पे आप देखिए कि बल्ख वाला जो रीजन था वहीं पे ये कब्जा करना चाह रहे थे। तो उत्तर पश्चिम में बल्ख वाले रीजन पर ये कब्जा करना चाह रहे थे और इस वजह से इनके द्वारा यहाँ आक्रमण किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो है उस समय जो उज़्बेक हैं उनका जो है शासन चल रहा था। किनका, तो उज़्बेकों का शासन यहाँ चल रहा था। तो ये मतलब कि पूरी तरह से उसको जीत नहीं पाते हैं, असफल हो जाते हैं। और आप देखेंगे कि इस असफलता के कारण जो कांधार वाला रीजन था, कांधार वाला रीजन वो भी इनके हाथों से निकल जाता है और किनके हाथ चला जाता है, तो जो सफाविद वंश के शासक थे उनके हाथ में ये जो कांधार वाला रीजन है वो भी चला जाता है। यानी कि जो इनके पास था वो भी निकल गया ज़्यादा पाने के चक्कर में। ठीक है, आगे देख लेते हैं 1632 में एक घटनाक्रम हुआ है, 1632 में, और वो क्या हुआ, तो 1632 में जो शाहजहां हैं इनके द्वारा अहमदनगर को विलय कर लिया गया। अहमदनगर को विलय कर लिया गया अपने मतलब कि उसमें अपने मतलब कि साम्राज्य में अहमदनगर को विलय कर लिया गया। तो फिर इसको याद रखिएगा कि 1632 में यही दरअसल क्वेश्चन भी पूछा गया है कि मुगल साम्राज्य में मिलाया गया है कौन से साम्राज्य को या कौन से राज्य को, तो अहमदनगर को। तो ये भी याद रखिएगा कि कब मिला लिया गया, तो 1632 में मिलाया गया है, 1632 में मिला लिया गया। ठीक, आगे हम देखते हैं कि इनके द्वारा जो बीजापुर वाला रीजन है, बीजापुर, उसमें ये चाहते थे कि सुलह समझौता हो जाए, लेकिन वो लोग फिर नहीं माने। तो वहाँ पे मतलब कि कुछ खास इसमें आपको प्रोग्रेस देखने को नहीं मिलेगी। और फिर आगे चल कर के आप देखेंगे कि 1657-58 में क्या होता है, तो ये जब इनका बुढ़ापा आ जाता है तो इनके बच्चों में उत्तराधिकार का युद्ध होता है और उस उत्तराधिकार के युद्ध में जो औरंगजेब हैं वो जीत जाते हैं और इनके जो पुत्र, अन्य पुत्र थे जिसमें आपने नाम सुना होगा दारा शिकोह का, जो कि बहुत ही मतलब फेमस रहे हैं, उनको ये पराजित करते हैं और साथ में पराजित तो करते ही हैं, बड़ा अपमानित भी करते हैं। और उसके बाद फिर औरंगजेब जो है वो शासक बन जाते हैं। तो शाहजहां के टाइम पीरियड में जो क्लास 7 की एनसीईआरटी है उसमें ये सारे घटनाक्रम दिए थे। तो जो भी घटनाक्रम दिए हैं वो सब हमने आपको बता दिए हैं। असली मुद्दे की बात यह है कि जिस एग्जाम के लिए हम लोग इसको प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें ज़्यादातर एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनते हैं और एनसीईआरटी में जो दिया है वो हमसे ना छूटने पाए। बाकी तो अदर किताब, जो अदर पब्लिकेशंस की बुक्स हैं उसमें तो बहुत सारी चीज़ें दी रहती हैं, तो वो लोग हम बाद में देखेंगे। अभी हम लोग एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं तो एनसीईआरटी पे ही डट के रहना है। तो हमने देख लिया ना कि शाहजहां ने कौन से साम्राज्य को मिलाया है, तो अहमदनगर को कब मिला लिया, तो 1632 में। अगला क्वेश्चन हमें देखना है औरंगजेब से है संबंधित और ये पूछ रहे हैं कि औरंगजेब ने दक्कन के किन 2 राज्यों को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, तो औरंगजेब के द्वारा किसको मिलाया गया है ये आपसे पूछ रहे हैं। तो बीजापुर और गोलकुंडा, दूसरा है अहमदनगर और बीजापुर, तीसरा है गोलकुंडा और विजयनगर और चौथा है बीजापुर और विजयनगर। तो अभी हमने देखा कि जो अहमदनगर है उसको किन के द्वारा मिला लिया गया था, तो जो इनके पहले आए थे शासक शाहजहां, उन्होंने 1632 में अहमदनगर को पहले ही अपने साम्राज्य में मिला लिया गया है। तो दोबारा ये क्यों उसको मिलाने लगे, तो ये तो नहीं होगा। और गोलकुंडा, इन सब की तो बात ही नहीं की हमने। तो आप देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए वाला, यानी कि बीजापुर और गोलकुंडा। ठीक है, तो जो मतलब कि औरंगजेब हैं इन्होंने दक्कन के जिन 2 राज्यों को अपने साम्राज्य में मिलाया, वो एक तो था बीजापुर और दूसरा था गोलकुंडा। इसका वो भी याद रखिएगा टाइम पीरियड। तो बीजापुर को इन्होंने कब मिलाया, 1685 में। तो बीजापुर जो है वो 1685 में और गोलकुंडा ये कब, तो 2 साल बाद 1687 में। ठीक है,
तो बीजापुर को कब मिला लिया? 1685 में, जबकि गोलकुंडा को इनके द्वारा मिला लिया गया अपने साम्राज्य में 1687 में। अब इन तीनों को लेकर के क्रोनोलॉजी में क्वेश्चन बन सकता है कि मुगल साम्राज्य के शासकों ने क्रम से लगाइए कि किनको मतलब कि दक्कन के जो रीजन थे उनको किस क्रम में अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाया है। तो फिर हमें याद रखना होगा कि सबसे पहले आ जाएगा अहमदनगर 1632 में, फिर आएगा हमारा कौन सा? बीजापुर 1685 में बीजापुर, फिर आ जाएगा गोलकुंडा 1687 में गोलकुंडा। तो इन्हें याद रखना है, आजकल क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस खूब बनने लगे हैं। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आ वाला, यानी कि बीजापुर और गोलकुंडा। अब चलिए कुछ अन्य पॉइंट्स हैं औरंगजेब के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये अंतिम जो है महत्वपूर्ण शासक माने जाते हैं यहाँ के मुगल साम्राज्य के। इनके बाद जो इनके उत्तराधिकारी रहे हैं वो सब बेकार किस्म के थे, उन्होंने कोई खास उपलब्धि हासिल नहीं की है। तो औरंगजेब के बारे में जानना चाहिए। सबसे पहले देखिए कि इनका समय जो है वो शुरू कब से होता है? तो 1658 से शुरू होता है और 1707 में इनकी मृत्यु के साथ इनका जो समय है वो समाप्त हो जाता है। कब? तो 1707 में जब इनकी मृत्यु होती है तब तक इनका शासन चलता रहता है, मृत्यु के बाद ही समाप्त होता है। आगे देखिए कि इनके द्वारा कुछ अभियान किए गए हैं, जैसे कि आप देखें 1663 में इनके द्वारा क्या किया गया है? तो जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, जैसे कि जो असम वाला रीजन है जहाँ पे अहोम साम्राज्य चल रहा था, उसको इनके द्वारा पराजित किया जाता है। कब? 1663 में। लेकिन आगे चल करके मतलब कि 1860 में ये लोग पुनः विद्रोह करते हैं। तो 1860 में जाहिर सी बात है कि इनका टाइम तो नहीं ही था। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि 1663 में नॉर्थ ईस्ट जो है वो इनके द्वारा मिला लिया गया। पता नहीं क्यों मुझे 1860 को लेकर के कन्फ्यूजन हो रहा है, ये वाला पॉइंट थोड़ा आप लोग छोड़िएगा, हम इसको फिर से बताएंगे। मुझे लग रहा है कहीं ये मतलब वर्ष गलत तो नहीं लिखा है। आगे देखते हैं। आगे आप देखिए कि इनके द्वारा भी जो उत्तर पश्चिम वाला रीजन है वहाँ पे यूसुफजई और सिखों के खिलाफ जो है विद्रोह किया गया, लेकिन आप देखेंगे कि पूरी तरह से इनको मतलब कि सफलता नहीं मिली, और जो सफलता मिली भी थी वो क्षणिक मात्र थी, यानी कि अस्थायी रूप से मिली थी। आगे फिर हम देखेंगे कि मारवाड़ के जो राठौड़ राजपूत थे, इन्होंने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। और क्यों विद्रोह किया? क्योंकि ये जो है उनके यानी कि मारवाड़ों के जो राजपूत थे, मारवाड़ जो राजपूत थे, उनके उत्तराधिकार का जो मामला था, उनके जो आंतरिक मामले थे उसमें हस्तक्षेप कर रहे थे। तो याद रखिएगा कि औरंगजेब के समय में कौन से राजपूतों के द्वारा जो है मतलब कि आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के लिए विद्रोह किया गया? तो मारवाड़ में जो राठौड़ राजपूत थे, इन्होंने जो है क्या किया? तो मतलब कि अपने एरिया में विद्रोह किया है। ठीक है, विद्रोह किया। और क्यों किया है ये हमने बता दिया कि जो औरंगजेब है वो उनके आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी कर रहे थे। तो ये हो गया। फिर आप देखेंगे मराठा में आप देखिए कि जो शिवाजी रहे हैं, मराठा में शिवाजी जो थे उनको इनके द्वारा कैद कर लिया गया था और अपमानित भी किया गया। तो जब इन्होंने अपमानित किया उन्हें, तो शिवाजी जो है वो इनके जो जेल वगैरह है उसको तोड़ करके, यानी कि आगरा के कैद खाने में उनको ये कैद करके रखे थे, आगरा के कैद खाने में कैद किया हुआ था। फिर वहां से वो कैद खाने से भाग जाते हैं और फिर अपनी जो है स्वतंत्रता घोषित करते हैं और फिर एक अभियान भी करते हैं इनके खिलाफ। तो ये भी हमें याद रखना है। आगे आप देखिए कि इनके जो पुत्र थे, औरंगजेब के पुत्र, जिनका नाम क्या था? इनके पुत्र का जो नाम है वो है अकबर। इनके एक पुत्र है ना जो आगे चल के आते हैं, अकबर। वो अकबर महान नहीं, इनके भी जो पुत्र हैं, यानी कि औरंगजेब के पुत्र का नाम था अकबर, उनके द्वारा इनके समय में विद्रोह किया जाता है। तो जो है अकबर का विद्रोह कब हुआ है? तो औरंगजेब के समय में हुआ है। और इस विद्रोह में अकबर का साथ किसने दिया है? तो मराठाओं ने दिया। साथ में दक्कन रीजन में भी जो लोग थे उन लोगों ने भी इनकी मदद की थी। ठीक है, आगे चल करके जब ये मतलब इनको लगता है कि नहीं हम हार जाएंगे, जीत नहीं पाएंगे, तो ये सफाविद ईरान भाग जाते हैं। ठीक है, फिर आप देखिए हमने बताया कि 1685 में इन्होंने बीजापुर को जीत लिया, 1687 में गोलकुंडा को जीत करके अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। और आगे चल करके 1698 में
इनको दक्कन में मराठों का भी सामना करना पड़ा, दक्कन में मराठों का भी सामना करना पड़ा, मराठों का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो ये सारे कुछ पॉइंट्स है औरंगजेब के बारे में जो हमें याद रखना चाहिए स्पेशल एनसीईआरटी से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, या इसका आंसर हमने बता दिया कि आ वाला जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, और ये क्वेश्चन भी औरंगजेब से ही संबंधित है। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, और ये अंतिम महत्वपूर्ण जो है शासक माने जाते हैं मुगल साम्राज्य के। अगला क्वेश्चन है कि औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। पहला है कि केवल उत्तर भारत में सिखों और जाटों का विद्रोह। दूसरा कह रहे हैं कि दक्षिण भारत में मराठों और अहोम, और उत्तर पूर्व में अहोमों का विद्रोह। तीसरा है उत्तर पश्चिम में यूसुफ जई और सिखों के विद्रोह, तथा दक्कन में बीजापुर और गोलकुंडा का पतन। तो और लास्ट में आप देखिए कह रहे हैं कि उपरोक्त सभी, हमसे पूछ क्या रहे हैं, सही ही पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है। तो आप देखिए कि सारे के सारे पॉइंट्स सही हैं, यानी कि औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य को कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। और एक बात याद रखिएगा कि जो जहांगीर और औरंगजेब हैं, ये मुगल शासक में मुगल साम्राज्य में ऐसे दो शासक हैं जिनके खिलाफ फतवा जारी किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है कहीं, हालांकि एनसीईआरटी में इस चैप्टर में नहीं दिया है, फिर भी हमने बता दिया आपको कि जहांगीर और औरंगजेब ऐसे मुगलों में दो शासक रहे हैं जिनके खिलाफ फतवा जारी किया गया था। ठीक है, और इसको हमने बता दिया कि इनके टाइम पीरियड में जाटों का विद्रोह हुआ है, सिखों का विद्रोह हुआ है, मराठों का भी विद्रोह हुआ, तथा अहोमों ने भी विद्रोह किया, यानी कि बहुत सारे विद्रोह हुए हैं। और साथ में उत्तर पश्चिम में आप देखें कि यूसुफ जई और सिखों ने भी विद्रोह किया, और इनके द्वारा बीजापुर और गोलकुंडा का पतन करके अपने साम्राज्य में मिला लिया गया। तो ये सारे घटनाक्रम औरंगजेब के टाइम पीरियड के हैं, तो इस वजह से ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि ऑल आर द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था हमारा जो बीपीएससी टीआरई 1 हुआ था उसमें, कि कौन से जो है मतलब मुगल साम्राज्य के कौन से वो शासक रहे हैं जो हिंदू माँ की संतान थे। ठीक है, तो उसमें जो है इस तरह से क्वेश्चन का जो पूछने का तरीका है वो चेंज किया हुआ था, बाकी कंसेप्ट वह यही है। और कंसेप्ट क्या है, एग्जैक्टली फैक्ट है। यहाँ पे हमने आपसे पूछा है कि जहांगीर की माँ किस राजपूत वंश से संबंधित थी। हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, तो जहांगीर की माँ को लेकर के पूछा जा रहा है, यानी कि जोधा बेगम को, कछवा, राठौड़ या अन्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, यानी कि कछवा राजपूत राजवंश से संबंधित थी। कौन, तो जहांगीर की मम्मी जी। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा आप देखिए कि शाहजहां की मां किस राजवंश की राजकुमारी थी। हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, आमेर जयपुर, मारवाड़ जोधपुर या फिर मेवाड़। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, यानी कि मारवाड़ जोधपुर। तो शाहजहां की जो मम्मी थी वो किस राजवंश से थी, तो जोधपुर में जो मारवाड़ राजवंश था उससे संबंधित थी। तो यही से ये क्वेश्चन बना हुआ था। अभी हम बता देते हैं कहाँ से बना हुआ था। ये देखिए ऐसे छोटा सा दिया हुआ है चैप्टर में, कोष्टक में, यानी कि डब्बा बना करके बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, वहीं से ये क्वेश्चन बना हुआ था। इस पूरे को पूरे जो बॉक्स हुआ है इसको ही पढ़ लेते हैं। तो अब देखिए कि जहांगीर की मां कछवा की राजकुमारी थी, वह अंबर जो कि वर्तमान में जयपुर में है इसके राजपूत शासक की पुत्री थी। ठीक है, और शाहजहां की मां जो है वो कहाँ की थी, तो वो राठौड़ राजवंश की राजकुमारी थी, और वह मारवाड़ जोधपुर के राजपूत शासकों की पुत्री थी। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ था, लेकिन कुछ पूछने का तरीका अलग था। हो सकता है दोबारा में ये पूछ लिया जाए कि कौन से राजवंश से संबंधित थी, जैसे पहले में पूछा गया था, यही क्वेश्चन एग्जैक्ट पूछा गया था कि वो मुगलों में वो कौन से शासक रहे हैं जो हिंदू माँ की संतानें थे। तो जो राजकुमारियां रही हैं मतलब राजपूतों में, तो वो सभी हिंदू ही थे, तो इस वजह से याद रखिएगा। तो उस जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा जहांगीर और कौन, शाहजहां। ठीक है, तो ये बीपीएससी टीआरई 1 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। यहाँ हमसे पूछ रहे हैं कि मुगल सम्राट जो है वो अपने उत्तराधिकारी को किस रूप में मतलब चुनते थे, यानी कि इनके यहाँ उत्तराधिकार के क्या नियम थे ये हमें बताना है। ऑप्शन क्या है कि ज्येष्ठाधिकार जो है उसका नियम था, यानी कि हमेशा जेठ पुत्र ही शासक बनेगा। दूसरा कह रहे हैं कि सभी पुत्रों में बराबर हिस्से को बांट देना। तीसरा कह रहे हैं केवल एक ही पुत्र को सारा अपना राजपाट दे देना, और चौथा है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी वाला, यानी कि
सभी पुत्रों में बराबर जो राज्य है उसका बंटवारा कर देना। तो बी वाला जो है वो सही हो जाएगा। आप देखेंगे कि जो मुगल साम्राज्य रहा है उसमें ज्येष्ठाधिकार वाला जो नियम है वो नहीं चलता था। ज्येष्ठाधिकार वाले नियम में क्या होता है कि जो भी सबसे बड़ा पुत्र होगा उसी को शासक बनाया जाएगा और उसी को सारा का सारा जो राजपाट है वो दिया जाएगा। लेकिन इनके यहाँ ये परंपरा नहीं चलती थी। इनके यहाँ जो नियम चलता था वो था कि जितना भी, अगर आपके पास 100 रुपए हैं और आपके पास 4 बच्चे हैं तो 100 रुपए को 4 हिस्से में बांट करके जिसको जितना आता है उतना दे दिया जाए। ठीक है, तो इनके यहाँ ये परंपरा चलती थी। और ये परंपरा इनके यहाँ जो चल रही थी वो इनको मिली कहाँ से थी? तो आप देखेंगे कि तैमूर वंश की प्रथा के समान ये थी। और तैमूर वंश में जो प्रथा चलती थी उसका नाम था क्या? शहदायाद। शहदायाद। तो ये जो शहदायाद प्रथा है ना, इसी शहदायाद प्रथा के तहत अपने पुत्रों में सारे साम्राज्य को बांट दिया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा, हमने बताया था कि जो हुमायूं है नहीं, मतलब जो हुमायूं जो थे उन्होंने अपने साम्राज्य का बंटवारा कर दिया था अपने सभी भाइयों में। क्यों? क्योंकि उनके पिताजी ने अपना जो है वसीयत पहले से ही तैयार कर रखी थी। तो ये जो वसीयत उन्होंने पहले से तैयार की थी कि हमारे जितने भी बच्चे हैं सबको जो है साम्राज्य का हिस्सा मिलेगा, तो वो कौन सी प्रथा थी? वो थी यही शहदायाद प्रथा। ठीक है, तो ये प्रथा भी पूछी जा सकती है। और ये पॉइंट भी याद रखिएगा कि मुगल सम्राट में ज्येष्ठाधिकार वाला जो नियम है वो नहीं चलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। और यहाँ हमसे पूछ रहे हैं कि मुगल शासक वर्ग में शुरुआत में कौन से समूह के लोग अधिक थे? हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? भारतीय मुसलमान, राजपूत, तुरानी या फिर मराठा। तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी वाला, यानी कि तुरानी। यानी राजपूत जो मुगल शासक है उसमें शुरुआत में सबसे ज़्यादा जो किस समूह के लोग रहा करते थे? तो तुरानी राजवंश से। ठीक है, तुरानी जो वंश है वहाँ से संबंधित थे। और साथ में एक पॉइंट और भी याद रखिएगा कि मुगलों की सेवा में आने वाले जो भी नौकर शाह हुआ करते थे वो मनसबदार कहलाते थे। यानी कि आज हमारे यहाँ जो केंद्र सरकार में जॉब करते हैं नौकर शाह, जिनको हम आईएएस कहते हैं, तो वो लोग उस टाइम पे मुगलों के टाइम पीरियड में क्या कहलाते? मनसबदार। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं कि अकबर के शासन काल में 5000 जात के मनसबदारों की संख्या कितनी थी? तो ये जात क्या है अभी आगे बता रहे हैं हम आपको। हमारे पास ऑप्शंस क्या है? 1000, 5000, 29 या फिर 79। अब अक्सर हमारे माइंड से ये बातें आती हैं कि जब इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं दी हैं तो मतलब 4 अंक की संख्याएं दी हैं तो 2 अंक वाले का क्या ही महत्व होगा? तो ऐसा नहीं है। इसमें आप देखिए कि 2 अंक वाला जो है वही सही हो जाएगा। यानी कि अकबर के शासनकाल में जो 5000 जात के मनसबदार थे इनकी संख्या कितनी थी? 29 थी। और मनसबदार कौन थे? अभी बताया कि जो भी नौकर शाह थे मुगलों के टाइम पीरियड में उन्हें क्या कहा जाता था? तो उन्हीं को कहा जाता था मनसबदार। ठीक है, कितने थे? 29 थे। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है ये। यहाँ देखिए जात की जो श्रेणियां हैं वो बताई गई हैं। तो 5000 जात वाले अभिजातों का दर्जा 1000 जात वाले अभिजातों से ऊंचा था। यानी कि जिसका जो है जिसकी जात जितनी ज़्यादा होगी उसका दर्जा भी उतना ऊंचा माना जाता था। अकबर के टाइम पीरियड में टोटल 29 ऐसे मनसबदार थे जिनके पास 5000 जात की पदवी थी। औरंगजेब के टाइम पीरियड तक ऐसे मनसबदारों की संख्या बढ़ करके कितनी हो गई है? तो 79 हो गई थी। तो औरंगजेब का भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन नंबर 10। और जो हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 10 है वो क्या पूछा जा रहा है? कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मुगलकालीन मनसबदारी व्यवस्था के बारे में सत्य नहीं है? ठीक है, तो रॉन्ग पूछा जा रहा है। पहला क्या है कि मनसबदारों को वेतन के रूप में जागीरें दी जाती थी। ठीक है, दूसरा कह रहे हैं कि मनसबदारों की प्रतिष्ठा उनके जात की संख्या पर निर्भर करती थी। ठीक है, तीसरा कह रहे हैं मनसबदारों की व्यवस्था में सैन्य उत्तरदायित्व भी शामिल था। ठीक, और लास्ट में कह रहे हैं कि मनसबदारों का जो चयन है केवल कुलीनों से किया जाता था। तो हमसे पूछ रहे हैं कौन सा रॉन्ग है? तो इसमें आप देखिए कि जो लास्ट वाला है यानी ऑप्शन 4 यही गलत हो जाएगा कि मनसबदारों का चयन जो है वो केवल कुलीनों से ना होकर के हर जगह से किया जाता था। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। यही इसमें गलत स्टेटमेंट है, इस वजह से ये सही हो रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए इसके बारे में एक और पॉइंट है।
जो मनसबदार हैं यानी कि जो नौकरशाह हुआ करते थे मुगल टाइम पीरियड में, वो लोग जो अपना वेतन है वो मतलब कि कहाँ से पाते थे, तो ये बता रहे हैं कि राजस्व एकत्रित करने वाली जो भूमि है उसी के रूप में इनको वेतन दिया जाता था। और जो मतलब कि जमीन मिलती थी ना कि आप यहाँ से राजस्व वसूल करके अपना वेतन लें, उसे कहते क्या थे एग्जैक्टली, तो उसको कहते थे जागीर। क्या कहते थे? जागीर। तो ये थोड़ा काम की चीज है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि जो मनसबदार हैं यानी कि मुगल काल में जो नौकरशाह थे वो अपना जो वेतन है वो कहाँ से प्राप्त करते थे, तो जागीरों से प्राप्त करते थे। और जागीर क्या थी, तो भूमि का एक टुकड़ा होता था जहाँ से आप टैक्स वगैरह जो है कलेक्ट कर रहे हैं और उसी टैक्स को अपने वेतन के रूप में मतलब समझ के रख लें। ठीक है, आगे देखिए कह रहे हैं कि ये जो मतलब जागीरें प्रदान की जाती थी, तो हमने बताया था सल्तनत काल में एक कंसेप्ट आया था इक्ता, तो उसी इक्ता के समान थी। ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट इक्ता की तरह नहीं थी, लेकिन उसी के जैसे थी। ठीक, तकरीबन। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे क्या पूछ रहे हैं। कह रहे हैं कि अकबर ने अकबर के जो राजस्व मंत्री थे जिनका नाम था टोडरमल, इन्होंने किस अवधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और भूमि का सर्वेक्षण करवाया था। तो इसका तो आंसर ही नहीं याद आ रहा मुझे, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, पहले ऑप्शन ही देख लेते हैं। 1550 से 1560, दूसरा कह रहे हैं 1570 से 1580, तीसरा 1590 से 1600 और लास्ट में आप देखें तो 1600 से 1610। तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, यानी कि 1570 से 1580। ठीक है, आगे देखिए इसके बारे में डिटेल में बताए हैं हम। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि टोडरमल के सर्वेक्षण के आधार पर किस प्रकार का कर निर्धारित किया गया था। पहला क्या है, फसल के प्रकार के आधार पर, दूसरा किसान की आय के आधार पर और तीसरा है कि भूमि के आकार के आधार पर। तो आपको बताना है कि इन्होंने जो मतलब कि सर्वेक्षण करवाया था उसमें टैक्स कलेक्ट करने का जो प्रोसेस था, यानी कि किस पर कितना टैक्स लगाया जाएगा, ये किस आधार पर तय किया गया था। तो आप देखिए उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी कि फसल का जो प्रकार है उसके आधार पर भी, किसान की आय के आधार पर भी और भूमि के आधार पर भी जो है टैक्स का सर्वे मतलब कि टैक्स जो है वो निर्धारित किया जाता था। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है कि टोडरमल के सर्वेक्षण के आधार पर किस प्रकार का कर निर्धारित किया जाता था, यानी कि जो टोडरमल हैं उन्होंने किस तरह से टैक्स कलेक्शन को आधारित किया था। हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, फसल के प्रकार के आधार पर, कह रहे हैं दूसरे में किसान की आय के आधार पर, तीसरा कह रहे हैं भूमि के आकार के आधार पर और चौथा है उपरोक्त सभी। तो दे करके लग रहा है ना कि उपरोक्त सभी होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, उपरोक्त सभी नहीं होगा, ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि फसल के प्रकार के आधार पर जो टैक्स है वो निर्धारित किया गया था। तो इसका सही जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए वाला। चलिए यहाँ देखिए, जो सीटेट हुआ था 7 जुलाई 2024 को, इसी चैप्टर से 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लेकिन जो इसके पहले क्वेश्चन पूछा गया था वो मेरे माइंड से स्किप हो गया था, तो पहले वाला वीडियो जो बनाया था उसमें हमने इसको नहीं लगाया था, लेकिन दूसरा वाला जो क्वेश्चन है वो लगा दे रहे हैं। यानी कि एक ही चैप्टर से आप देखेंगे कि सीटेट में 2-2, 3-3 क्वेश्चन बने हुए हैं, इवन एक पेज से बने हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उसका जो मैंने स्क्रीनशॉट लेकर ही लगा दिया है ताकि आपको भरोसा रहे कि हाँ सच में बनते हैं। जो सीटेट की जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं 6 to 8 में सीटेट को लेकर के, यानी कि जूनियर वाले का, उनके लिए एनसीईआरटी क्लास 6 to 8 जो है वो रामबाण है। लगभग 40 क्वेश्चन, टोटल 60 क्वेश्चन एसएसटी के बनते हैं, जिसमें 40 क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी की बुक से आते हैं, आपको कुछ भी इधर उधर पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया था, पूछा जा रहा है कि द मुगल रेवेन्यू सिस्टम विद द इट्स ओन शेड्यूल ऑफ रेवेन्यू रेट फॉर इंडिविजुअल क्रॉप वाज कॉल्ड। ठीक है, तो आपसे क्या कह रहे हैं कि मुगल राजस्व व्यवस्था जिसमें हर फसल के लिए राजस्व की अलग सूची बनाई जाती थी उसे क्या कहा जाता था। हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, जागीर, अभी हमने बताया जागीर तो नहीं होगा ना, जागीर तो कुछ और ही था, जब, तीसरा है जात और इक्ता, तो ये इक्ता भी नहीं होगा, जात भी नहीं होगा, जागीर भी नहीं होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा जब्त, ऑप्शन बी वाला। चलिए इसको एक्सप्लेन कर देते हैं अच्छे से, उसी अपनी एनसीईआरटी की बुक से ही, मतलब डायरेक्ट मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है।
तो यहाँ देखिए कि जो अकबर के राजस्व मंत्री थे जिनका नाम क्या था, टोडरमल। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि अकबर के राजस्व मंत्री का नाम क्या था। तो याद रखिएगा कि अकबर के जो राजस्व मंत्री थे जिनका नाम था टोडरमल, इनके द्वारा 10 साल यानी कि 1570 से 80 की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया गया। ठीक है, और इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नगद के रूप में जो टैक्स है यानी कि राजस्व है उसको निश्चित कर दिया गया। और प्रत्येक सूबा, एक बात याद रखिएगा कि मुगल काल में जो प्रांत है उसको क्या बोला जाता था, सूबा बोला जाता था। ये शब्दावलियां इंपॉर्टेंट हैं। तो प्रत्येक सूबे यानी प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन जो पूछा गया था वो यही पूछा गया है कि हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई और उसी को कह रहे हैं कि उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ देखिए कि प्रत्येक मतलब कि हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई और राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को क्या कहा जाता है, जब्त कहा जाता है। ठीक है, एनसीईआरटी की जो बुक है उससे डायरेक्ट लाइन टू लाइन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसको याद रखिएगा कि जो जब्त है वो क्या थी, तो ये यही थी, राजस्व प्राप्त करने की एक प्रणाली थी जिसमें हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग अलग सूची बनाई गई थी। ठीक, आगे भी देख लीजिए, एक और पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट हो सकता है कि ये जो व्यवस्था है उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानी पूर्वक उनका हिसाब भी रख सकते थे। और ऐसा निरीक्षण जो है आप देखिए कि गुजरात, बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कहाँ पे ये संभव नहीं हुआ, तो गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में ये संभव नहीं हो पाया। ठीक, हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एसएससी में ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इसको भी पूरा डिटेल में ही देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि अकबरनामा के कितने भाग हैं। ठीक, हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, 1, 2, 3, 4। तो आप देखिए ये जो भाग है ना, इसको अकबरनामा में क्या बोला गया है, जिल्द बोला गया है। ठीक है, तो जितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इसी को अकबरनामा में कहते हैं कि अकबरनामा को इतने जिल्दों में डिवाइड किया गया है। तो चलिए बताइए कितने का है। तो इसमें आप देखिए ऑप्शन जो गा वाला है वो सही हो जाएगा, यानी कि 3 जिल्दों में इसको डिवाइड किया गया है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, मैंने लिख के रखा है सब। तो यहाँ देखिए अकबरनामा और आईने अकबरी। ठीक है, सबसे पहले तो यही जानिए कि किन के द्वारा इसको लिखा गया है। तो भैया अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है आईने अकबरी को। किसने लिखा है, तो अबुल फजल ने लिखा है आईने अकबरी को। ठीक, कितने जिल्दों में डिवाइड किया गया है, तो 3 जिल्दों में डिवाइड किया है, ये मैंने आपको बता ही दिया। आगे देखिए इसका शीर्षक क्या है, तो इसका शीर्षक है अकबरनामा। ठीक, याद रखिएगा ये जो आईने अकबरी है इसका शीर्षक क्या है, अकबरनामा। आगे देखिए जो पहली जिल्द है इसमें क्या है, क्वेश्चंस ऐसे भी बनते हैं कि मतलब कि ये कौन से वाले में ये घटनाक्रम है, कौन से वाले में दूसरा वाला घटनाक्रम है, तो याद रखना है सब कुछ, कुल मिला के पूरी तरह से देख लेना है। तो जो पहली जिल्द है उसमें अकबर के पूर्वजों का बयान है। ठीक है, तो अकबर के पूर्वजों के जो बयान है वो किस में है, तो पहली जिल्द में है। दूसरी जो जिल्द है इसमें क्या है, तो अकबर के टाइम पीरियड की घटनाओं का विवरण है। तो दूसरा जो जिल्द है वो इंपॉर्टेंट है कि अकबर के टाइम पीरियड में जो घटनाएं हुए उनका यहाँ विवरण दिया गया है। जबकि जो तीसरा जिल्द है वो आईने अकबरी है। क्वेश्चन ये एसएससी में ही पूछा गया था, मुझे अच्छे से याद है, एसएससी में पूछा गया था कि आईने अकबरी जो है उसमें क्या है, यानी कि उसमें किस चीज़ के बारे में बताया गया है या अकबरनामा का वो कौन सा पार्ट है। तो याद रखिएगा कि तीसरा पार्ट है, यानी कि तीसरा जिल्द है जिसका नाम है आईने अकबरी, और इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, उनके राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का भी ब्यौरा दिया गया है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स लिख करके दे देंगे और पूछेंगे कि कहाँ दिया गया है, तो आईने अकबरी में दिया गया है। साथ में इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है। आईने अकबरी का जो सबसे रोचक आयाम है वो विविध प्रकार की चीजों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकीय विवरण है। ठीक, यहाँ देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। कह रहे हैं कि प्रांतों के प्रशासक को क्या कहा जाता था। तो मुगल काल में जो प्रांतों के प्रशासक थे, तो प्रांत अभी हमने बताया था ना कि प्रांत को क्या कहते थे, सूबा कहा जाता था या सूबा कहते थे। तो अगर आपको ये पता है कि प्रांत को सूबा कहा जाता है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ के जो प्रशासक होंगे उनको सूबेदार कहा जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी वाला, यानी कि सूबेदार। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में कुछ अन्य पॉइंट्स हैं, इनको देख लेते हैं।
तो यहाँ देखिए कि अकबर की नीतियां को जो है यहाँ पे नजदीक से एक नजर डालने के लिए दिया हुआ है, ये हेडिंग दी हुई थी। यहाँ देखिए प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण अकबर ने निर्धारित किए थे। तो अकबर के टाइम पीरियड में जो प्रशासन है उसको कैसे मतलब कि चलाना है, इसको अकबर के द्वारा निर्धारित किया गया था। और इसका जो विस्तृत वर्णन है वो आपको कहाँ मिल जाएगा, तो अकबरनामा में मिलेगा, जिसे विशेषकर आईने अकबरी भी कहा जाता है। ठीक, यहाँ देखिए अबुल फजल ने क्या किया है, तो अबुल फाजल के अनुसार जो मतलब कि मुगल साम्राज्य है अकबर ने उसको कई प्रांतों में बांटा हुआ था, जिन्हें क्या कहते थे, तो जिन्हें सूबा कहा जाता था। ठीक, और जो सूबे के प्रशासक थे उन्हें क्या कहते थे, तो उन्हें कहते थे सूबेदार। और ये राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह किया करते थे। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि जो सूबेदार हैं उनके बारे में निम्नलिखित कथनों में बताइए कौन सा कथन असत्य है। तो आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि वो केवल मतलब कि राजनीतिक कार्यों को करते थे, या केवल जो है कैसे कार्य करते थे, केवल प्रशासन केवल सैनिक वाला काम किया करते थे। और तीसरा ऑप्शन मिल जाएगा कि वो राजनीतिक और सैनिक दोनों प्रकार का काम किया करते थे, या फिर जो है कहेंगे कि वो उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर आपसे सही पूछ लेंगे तो आपको बताना है कि राजनीतिक और सैनिक दोनों काम किया करते थे, और अगर गलत पूछेंगे तो फिर जहां भी केवल लगा रहेगा कि मतलब कि केवल ये वाला काम करते थे, वैसे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर इस तरह से पूछा जाएगा, सही पूछा जाएगा तभी ठीक रहेगा कि वो जो है राजनीतिक और सैनिक दोनों तरह के काम किया करते थे। कौन, तो सूबेदार। यहाँ देखिए कि प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी भी होते थे जो कि दीवान कहलाते थे। तो जो भैया वित्त वगैरह का देख रेख करते थे उनको क्या कहा जाता था, उनको कहते थे दीवान। तो ये भी शब्दावलियां सारी इंपॉर्टेंट है, बहुत शब्दावलियां पूछी जाती हैं। कह रहे हैं कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो सूबेदार हैं उनको अन्य अफसरों का क्या करना पड़ता था, ये लगाया नहीं, वो काम का है भी नहीं। जो काम का था वो यही था कि जो सूबेदार हैं ये राजनीतिक तथा सैनिक दोनों काम किया करते थे, और साम्राज्य जो है वो कई प्रांतों में बटा हुआ था, और प्रांत को क्या कहते थे, तो सूबा कहा जाता था। यहाँ पे एक नूरजहां के बारे में एक दो क्वेश्चंस हमने ले लिया है, क्योंकि नूरजहां के बारे में वहां बताया गया है। पूछ रहे हैं कि नूरजहां को कौन सा खिताब मिला था, तो हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। पहला ऑप्शन है बेगम, दूसरा है महारानी, और तीसरा है नूरजहां, चौथा है पादशाह बेगम। तो जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा डी वाला, यानी कि पादशाह बेगम। अब देखिए जो नूरजहां है ना, इनका बचपन का नाम क्या था, तो इनका जो बचपन का नाम था वो था मेहरुनिशा। क्या नाम था, मेहरुनिशा। और इनकी जो मम्मी थी उनके द्वारा, शायद अशमत बेगम नाम था उनका, अभी नाम का मुझे एकदम कंफर्म नहीं है, इनके द्वारा जो गुलाब है ना उससे इत्र खोजने की जो पद्धति है वो इजाद की गई थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो तो हो जाएगा डी वाला, यानी कि पादशाह बेगम। यहाँ देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो पूछ रहे हैं कि नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने किस धातु के सिक्के जारी करवाए थे, यानी कि जो उस टाइम पे अभी भी आप देखें कॉइन्स वगैरह जारी करवाए जाते हैं। तो उस टाइम पे नूरजहां के टाइम पीरियड में जो जहांगीर हैं उनके द्वारा इनको सम्मानित करने के लिए किस धातु के सिक्के जारी करवाए गए, तो ऑप्शन क्या है, सोना, चांदी, तांबा या लोहा। तो लोहा का तो नहीं करवाएंगे, तो आप देखिए कि ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि चांदी की सिक्के जारी करवाए गए थे, किनके द्वारा, जहांगीर के द्वारा। और ये मतलब नूरजहां थी कौन, तो यही जहांगीर की पत्नी थी जिनका बचपन का नाम था मेहरुनिशा, और इनको इन्हीं के द्वारा कौन सा मतलब की पदवी दी गई थी, तो पादशाह बेगम की पदवी दी गई थी। और नूरजहां ने शादी कब की थी जहांगीर से, तो 1611 में की थी, ये भी याद रखिएगा। तो ये सारे पॉइंट्स रहे हैं आज की वीडियो में। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो समझ आई होगी, जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं वो क्लियर हुए होंगे। अगर आपका कोई सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप लोगों ने पूरी वीडियो देखा है तो आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, और इसके पहले के जो वीडियोस हैं उसके लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जा करके अन्य जो वीडियोस हैं उसको देख सकते हैं। साथ में हमने हिंदी के प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं अपने इसी चैनल पे, उसके साथ भी आप जुड़ सकते हैं। वो आपको लगभग हर एक एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे, चाहे वो टीचिंग एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी के एग्जाम्स हों, या अदर जो भी टेट पेट होते रहते हैं, सब में वो आपको मदद करेंगे। अगर हिंदी जहाँ भी पूछी जाती है, हिंदी ग्रामर, वहाँ के लिए वो क्वेश्चंस आपको हेल्पफुल हैं। ठीक है, तो चलिए ये रही आज की अपनी वीडियो, फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय एंड जय हिंद।